द डिबेट में आपका स्वागत है। अयोध्या विवाद एक ऐसा झगड़ा जो सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास, आस्था और कानून की शायद सबसे बड़ी परीक्षा थी। सदियों तक चला ये विवाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर आकर खत्म हुआ। आज हमारी चर्चा इसी सवाल पर केंद्रित है कि अयोध्या की उस विवादित भूमि का फैसला किन आधारों पर हुआ। क्या ये मतलब सिर्फ आस्था की जीत थी या इसके पीछे ठोस ऐतिहासिक और पुरातात्विक सबूतों का भी वजन था? मेरा पक्ष ये है कि अदालत का फैसला सबूतों के एक मजबूत आधार पर टिका था, जिसमें पुरातत्व से लेकर सदियों पुरानी पूजा के दस्तावेज तक शामिल थे। और मैं ये पक्ष रखूंगा कि ये फैसला सबूतों से ज्यादा एक संतुलन साधने की कोशिश थी। एक ऐसा व्यावहारिक हल जहां आस्था को तो मान्यता दी गई, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य उतने निर्णायक नहीं थे जितना माने जाते हैं। और अदालत ने खुद इस पूरी प्रक्रिया में हुई बड़ी कानूनी गलतियों को स्वीकार भी किया। मेरा तर्क ये है कि न्यायिक प्रक्रिया ने एक ऐसे फैसले को जन्म दिया जो सबूतों पर आधारित था। देखिए, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं था जहां हर चीज को बिना किसी शक के साबित करना हो। ये एक सिविल केस था जहां अदालत संभावनाओं का संतुलन, मतलब प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज देखती है। सीधे शब्दों में किस पक्ष की कहानी 51% ज्यादा मुमकिन लगती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को मस्जिद के नीचे एक विशाल गैर इस्लामी संरचना मिली। इसके साथ ही बाहरी आंगन में हिंदुओं द्वारा सदियों से बिना रोक-टोक पूजा करने के दस्तावेजी सबूतों ने मिलकर उस 51% के पल्ले को हिंदू पक्ष की तरफ झुका दिया। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि कानूनी कसौटी पर खरा उतरा एक नतीजा था। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा मानना है कि यह फैसला, जिसने बेशक एक लंबे विवाद को खत्म किया, काफी हद तक अस्पष्ट और व्याख्या पर आधारित सबूतों पर टिका है। ASI की रिपोर्ट पर कई नामी पुरातत्वविदों ने उसकी कार्यप्रणाली और निष्कर्षों को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, जिन पर हम आगे बात करेंगे। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अदालत ने 1992 में मस्जिद के विध्वंस को कानून का घोर उल्लंघन माना। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन देना ये साफ दिखाता है कि ये सिर्फ ये जमीन आपकी हुई वाला सीधा साधा टाइटल सूट का फैसला नहीं था, बल्कि एक ऐसा समाधान था जो ऐतिहासिक गलतियों और वर्तमान की जरूरतों के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। चलिए इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ों से बात शुरू करते हैं, क्योंकि ये टकराव कोई 1980 या 90 के दशक की देन नहीं है। अदालती दस्तावेजों के मुताबिक 19वीं सदी में ही इसकी कानूनी शुरुआत हो चुकी थी। 1858 में अवध के थानेदार की एक रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ शिकायत की गई थी कि कुछ बैरागियों ने मस्जिद के पास एक चबूतरा बना लिया है और उस पर पूजा पाठ कर रहे हैं। उसी साल 30 नवंबर को एक निहंग सिंह फकीर के मस्जिद के अंदर घुसकर हवन करने और दीवारों पर राम राम लिखने की घटना भी दर्ज है। ये दस्तावेज ये चीख कर बताते हैं कि उस जगह पर हिंदू दावे और पूजा पाठ को लेकर टकराव बहुत पुराना और लगातार बना हुआ था। ये एक दिलचस्प बिंदु है, हालांकि मैं इसे अलग तरह से पढ़ता हूँ। ये दस्तावेज टकराव जरूर दिखाते हैं, लेकिन वे उस जगह पर एक मस्जिद के अस्तित्व और मुसलमानों द्वारा उसके इस्तेमाल को भी उतनी ही मजबूती से साबित करते हैं। असल में ये दस्तावेज एक साझा लेकिन लगातार विवादित स्थल की तस्वीर पेश करते हैं। 1884 का एक अदालती आदेश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने की पूरी कोशिश की। जज ने रघुवर दास को चबूतरे पर मंदिर बनाने से रोक दिया, लेकिन साथ ही सैयद मोहम्मद असगर को बाहरी दरवाजे पर ताला लगाने से भी मना कर दिया। तो ये किसी एक पक्ष के विशेष दावे से ज्यादा एक ऐसी जगह की कहानी थी जहां दोनों समुदाय अपने अपने हक के लिए लड़ रहे थे। लेकिन उस स्थल को सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि भगवान राम के जन्म स्थान के रूप में मान्यता देने का विचार भी नया नहीं था। और यहीं पर कानून ने एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत लागू किया। अदालतों ने यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जन्म स्थान को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक विधिक व्यक्ति यानी ज्यूरिस्टिक पर्सन का दर्जा दिया। इसका मतलब है कानून की नजर में वो स्थान एक जीवित इकाई है जो खुद संपत्ति रख सकती है, जिसके नाम पर केस लड़ा जा सकता है, ठीक एक इंसान या एक कंपनी की तरह। इससे ये सिर्फ जमीन का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि एक देवता के अधिकारों का मामला बन गया, जो हिंदुओं की गहरी आस्था को एक कानूनी शक्ल देता है। आस्था की गहराई पर कोई सवाल नहीं है,
लेकिन कानून आखिर में टाइटल और मिल्कियत के ठोस सबूत मांगता है। आस्था किसी जगह पर आपका मालिकाना हक साबित नहीं कर सकती। और इसी बिंदु पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला इतना अनोखा और विवादास्पद था। उसने कानून से ज्यादा सालों से चली आ रही प्रथा और दोनों पक्षों की आस्था के आधार पर जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। रामलाला विराजमान को बीच का गुंबद, निर्मोही अखाड़े को राम चबूतरा और सीता रसोई और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बचा हुआ तीसरा हिस्सा। बिल्कुल, और हाई कोर्ट का वो फैसला एक तरह से जमीनी हकीकत को स्वीकार कर रहा था। उसने माना कि बाहरी आंगन में हिंदू हमेशा से पूजा करते आए हैं, जबकि अंदरूनी हिस्से में मुसलमान नमाज पढ़ते थे। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, पंचायती फैसला था जो शांति स्थापित करने की कोशिश थी। लेकिन इस बंटवारे ने किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं किया, क्योंकि इसने मूल सवाल का जवाब नहीं दिया कि असल में जमीन का मालिक कौन है। ये मालिकाना हक का फैसला था ही नहीं। सही कहा, वो एक तरह से शांति बनाने की कोशिश थी, लेकिन कानूनी सवाल जस का तस था। और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने इस केस को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वे जमीन का बंटवारा नहीं करेंगे, वे ये तय करेंगे कि जमीन का असली मालिक कौन है। ये एक शुद्ध टाइटल सूट बन गया। और फिर 40 दिनों तक चली उस ऐतिहासिक सुनवाई में बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनी एएसआई की रिपोर्ट। एएसआई की खुदाई इस मामले में एक गेम चेंजर थी। मस्जिद के ठीक नीचे से एक विशाल संरचना के अवशेष मिले। एक सीध में खड़े कई खंभों के आधार यानी पिलर बेसिस पाए गए। खुदाई में सजे धजे पत्थर और वास्तुशिल्प के ऐसे टुकड़े मिले जिन्हें मस्जिद की नींव में दोबारा इस्तेमाल किया गया था। अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों और विशेषज्ञों की गवाही के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये एक पूर्व मध्यकालीन मंदिर के अवशेष थे। इसने हिंदू पक्ष के इस दावे को एक पुरातात्विक आधार दे दिया कि मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि एएसआई रिपोर्ट इतनी निर्णायक और अकाट्य थी। दूसरे पक्ष के विशेषज्ञों ने इस पर सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि ठोस आपत्तियां दर्ज करें। जैसे आलोचकों ने पूछा कि एएसआई ने पिलर बेस के सिद्धांत पर इतना जोर क्यों दिया, जबकि वो किसी ईदगाह या किसी और तरह की इस्लामी संरचना का हिस्सा भी हो सकते थे। या ये कि खुदाई में मिली जानवरों की हड्डियों और सुर्खी जैसी चीजों का जिक्र रिपोर्ट में प्रमुखता से क्यों नहीं किया गया, जो किसी मंदिर के बजाय आम बस्तियों या गैर हिंदू संरचनाओं की ओर इशारा करती हैं। उनका आरोप था कि एएसआई ने वो सबूत चुने जो एक मंदिर की कहानी से मेल खाते थे और बाकी को नजरअंदाज कर दिया। रिपोर्ट ये तो साबित करती है कि नीचे कुछ था, लेकिन वो निश्चित रूप से एक तोड़ा गया मंदिर ही था। ये एक व्याख्या है, अकाट्य सत्य नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि रिपोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाए गए। हर पुरातात्विक रिपोर्ट की तरह इसकी भी आलोचना हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों, आलोचनाओं और विशेषज्ञों की गवाहियों को महीनों तक सुना। अंत में 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से एएसआई की रिपोर्ट को एक अहम सबूत माना। 9 नवंबर 2019 के अपने फैसले में अदालत ने साफ कहा कि पुरातात्विक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली भूमि पर नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि संभावनाओं का संतुलन हिंदू पक्ष के हक में था कि वहां पहले एक मंदिर था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा नैतिक और कानूनी सवाल खड़ा होता है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या ये मानना अजीब नहीं है कि एक तरफ अदालत 1992 के विध्वंस को कानून का घोर उल्लंघन और एक आपराधिक कृत्य कहती है, और दूसरी तरफ उसी विध्वंस के बाद हुई खुदाई से मिले सबूतों को अपने फैसले का एक मुख्य आधार बनाती है? क्या यहाँ प्रक्रिया की पवित्रता पर एक सवाल नहीं उठता? अगर विध्वंस न हुआ होता तो ये खुदाई और ये सबूत ये कभी सामने ही नहीं आते। ये कानून का एक बहुत ही असहज विरोधाभास है। ये एक जटिल नैतिक सवाल है, लेकिन अदालत का काम मौजूदा सबूतों पर फैसला देना था, न कि इस बात पर कि वे सबूत कैसे उपलब्ध हुए। और फैसला सिर्फ एएसआई रिपोर्ट पर आधारित नहीं था। अदालत ने इस बात को भी बहुत वजन दिया कि बाहरी आंगन में हिंदुओं की पूजा सदियों से बिना किसी रोक टोक के चलती रही, जो उस जगह पर उनके लगातार दावे को साबित करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि 1857 से पहले आंतरिक आंगन पर उनका निर्विवाद और विशेष कब्जा था। कानून में कब्जा और इस्तेमाल मालिकाना हक तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है,
और उसी फैसले का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अदालत ने 1992 में मस्जिद के विध्वंस को कानून के शासन का घोर उल्लंघन कहा। मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश सिर्फ एक मुआवजा नहीं था, बल्कि ये उस ऐतिहासिक अन्याय की एक कानूनी स्वीकृति भी थी। अगर हिंदू पक्ष का केस इतना ही मजबूत और सीधा था, तो फिर इस मुआवजे की जरूरत क्यों पड़ी? ये दिखाता है कि अदालत भी मान रही थी कि इस कहानी में सिर्फ एक विजेता नहीं हो सकता। ये न्याय के साथ एक तरह का प्रायश्चित भी था। मैं मानती हूँ कि अदालत ने संतुलन साधने की कोशिश की, लेकिन मेरे लिए फैसले का आधार संतुलन नहीं बल्कि सबूतों का वजन था। अदालत ने खुद कहा कि इस मामले को एक सर्जन के हाथ की तरह नाजुक ढंग से सुलझाना होगा ताकि दोनों समुदायों के बीच सद्भाव पैदा हो और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। उन्होंने आस्था और सबूत दोनों को तवज्जो दी। एक गवाह ने अदालत में जो कहा था वो बहुत गहरा है। पूरी दुनिया के हिंदुओं की राम जन्मभूमि में वैसी ही आस्था है जैसी मुस्लिम समुदाय की काबा के लिए है। अदालत इस गहरी और सदियों पुरानी आस्था को अनदेखा नहीं कर सकती थी जब उसके समर्थन में कुछ सबूत भी मौजूद थे। लेकिन यहीं पे एक बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। क्या आज की अदालतें सदियों पहले हुई घटनाओं का इंसाफ कर सकती हैं? इस फैसले ने ऐतिहासिक न्याय की एक नई बहस को जन्म दिया है। जब दावे का आधार ही इतिहास हो, तो फैसला भी तो ऐतिहासिक न्याय की कसौटी पे परखा जाएगा। कानून सबूत मांगता है, लेकिन जब सबूत 500 साल पुराने और अधूरे हों, तो क्या फैसला सिर्फ आस्था या लंबे समय से चले आ रहे विश्वास के आधार पर किया जा सकता है? 5 एकड़ जमीन देना इसी बात का प्रतीक है कि अदालत मान रही थी कि इतिहास में कुछ गलत हुआ था, जिसे आज का कानून पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता। ये फैसला कुछ लोगों के लिए न्याय है, तो कुछ के लिए ऐतिहासिक घावों को कानूनी जामा पहनाना। अंत में अदालत ने इतिहास की व्याख्या नहीं की, बल्कि उपलब्ध सबूतों के आधार पर एक कानूनी विवाद का समाधान किया। मेरा पक्ष यही है कि यह फैसला पुरातात्विक खोज, ऐतिहासिक दस्तावेजों और हिंदुओं की स्थल पर निर्विवाद और निरंतर पूजा की परंपरा के मिले-जुले सबूतों पर आधारित था। ये एक बेहद जटिल मामले का एक तार्किक और कानूनी अंत था, जिसने दशकों से चले आ रहे एक नासूर को खत्म किया। और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि यह फैसला कानून की सीमाओं को भी दिखाता है। ये एक ऐसा समाधान था जिसने एक लंबे और दर्दनाक अध्याय को बंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए उसने कानूनी प्रक्रिया में हुई गलतियों और सबूतों की अस्पष्टता को भी स्वीकार किया। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास की व्याख्या हमेशा जटिल होती है और कानून के पास हमेशा सभी सवालों के साफ सुथरे जवाब नहीं होते हैं। ये केवल एक दृष्टिकोण है और इस सामग्री में और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा और समझा जा सकता है।